Welcome you all to the PYQ series. In the previous video, we have solved numerical analysis from year 2021. So in this video, we'll be continuing the same. So before that, I want to correct some of the silly mistakes and I want to explain you something else also. So let's begin here. Fine. So I have already explained you कि कैसे प्रोसीजर होता है Euler's method in order to solve the differential equation. So but I didn't tell you how you should use calculator. So we'll be analyzing, we'll be dealing with calculator here, how we will have to manage calculator here. So what you can do here, I'm just writing in a box so that it will be easier for you to understand. So suppose you have to write equation. So how I've already told you that these video will help you to understand कि कैसे calculator use करना है. So you write equation is equals to y is equals to b plus 0.1 into f of a comma b. f of a is nothing but x की जगह पर xn की जगह पर a है और yn की जगह पर b है. ठीक है, और फिक्स कर दो कि कैलकुलेटर में फिक्स कर दो कि वी हैव टू परफॉर्म द डिजिट्स डेसिमल डिजिट अप टू प्लेस 4. ठीक है, नाउ इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट इटरेशन, तो हमारा जो इसमें अब पूछेगा हमसे कि ए क्या होगा. एक जब आप कैलकुलेट करोगे तो ए का पूछेगा, तो ए यू कैन पुट आउट एज initial values. A is 0 and then b is equals to 1. This will be for first iteration. For second iteration, a will become xn जो पहले वाला था 8.1 ऐसे करने हैं. जो पहले जो था वो अब x उससे 0.1 हो गया. अब जब b होगा, b would be nothing but ये वाला वैल्यू जो हमने पहला हमने जो y निकाला, दिस विल बी आवर न्यू वैल्यू ऑफ b. दिस विल y जो अब नया होगा ये होगा जो कि हमने कैलकुलेट किया है, दिस वाला. सो y विल बिकम दिस. सो b विल बिकम y बिकॉज हमने एनालॉजी लगाया था कि ये a माना था इनिशियली, ये b माना था. तो b जब सेकेंड इटरेशन में जाएगा तो b ये हो जाएगा. फाइन. तो सेम प्रोसेस को इटरेट करना है एंड यू विल कम टू नो कि कैसे सॉल्व करते हैं. सेकेंड वन की मैंने कुछ सेले मिस्टेक किए थे कि लाइक व्हेन यू विल सी कि ये जो 4 था वो 4 का मैंने बाइनरी में ये लिख दिया था, जबकि ये 5 हो गया. 2 4 0 1 5 हो गया. तो दिस विल बी नॉट लाइक दैट, दिस विल बी समथिंग लाइक दैट 0 पॉइंट सॉरी this will become 0.00. ठीक है, ये 4. ठीक है, ओके, बाकी सब ठीक है. यहाँ भी अब जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट ऐड कर रहे होंगे तो ये भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, ठीक है, बाकी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है. एंड अगेन दिस विल बी आवर फाइनल सोल्यूशन. तो इफ़ यू विल रियलाइज हियर कि दिस इज़ 1, दिस इज़ 8 4 12 1 13. 8 4 12 2 14 आएगा. 14 इज़ नथिंग बट e इन hexadecimal. d is 13, e is 14. Again this will become 4 6, this will become 6. So this will be our correct solution. Stepwise we were correct, concept wise we were correct, but हमने गलती कहाँ करी कैलकुलेशन पे. So these things we need to be mindful of that. So let's start our part 2. So let me write here like copy. This is part 2. Like
some of the problems I solved because I wanted to give you two methods for that. So let me write part 2. Let me copy paste it in sort paste. Yes. So these types of problems can be solved by two methods. So we'll be solving by method 1, and I have already given you method 2 in this video, which I will be explaining. So करने का मतलब क्या है कि हम इस वीडियो से मेथड से आई वांट टू गिव यू मल्टीपल वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. अगर एग्ज़ाम में इफ़ यू आर अनेबल टू सॉल्व थ्रू वन मेथड, यू कैन अप्रोच थ्रू अदर मेथड टू. कि उस टाइम पे यू विल हैव काइंड ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं. इवन इफ वन मेथड फेल्स, यू विल हैव दूसरा रामबान विच यू कैन यूज इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस. सो लेट मी एक्सप्लेन दिस वाला प्रॉब्लम, बी वाला प्रॉब्लम. एंड बी वाला प्रॉब्लम 3 वेरिएबल में है. दैट्स वाई इट बी ईजियर फॉर मी टू एक्सप्लेन यू. हम लोग दोनों मेथड सॉल्व करेंगे एंड विल बी सीइंग कौन सा यू विल हैव टू डिसाइड कि कौन सा मेथड आसान है एंड कौन सा मेथड you find it somewhat difficult. Both methods are easy, but you have to choose कि कौन सा method you can comfortably use. So let's do part 2 first. So we have to solve in this express करना हमें in DNF form and construct the truth table of the function from. The first we need to understand कि what is DNF. DNF is nothing but डिस्ट्रीब्यूटिव. जब भी है ना तो माइंड कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूट मतलब फैल रहा है. तो समथिंग ऐसा कुछ फैल हो रहा है, ऐसा कुछ होगा. प्लस डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसा फैल रहा है. CNF जब भी है ना तो कंजक्टिव मतलब मैं ऐसे याद रखता हूँ कि कंजक्टिव मतलब सिकुड़ रहा है. कंप्रेस ऐसे याद करता हूँ. तो कंप्रेस में मतलब कुछ ऐसे कंप्रेस हो रहा है और बीच में प्लस आ रहा है. राइट, ऐसा होगा कुछ फॉर्मेट. तो वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट विच इज़ नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट. दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ सम. होप आई थिंक यू गॉट इट कि कंजक्टिव मतलब कंप्रेस जबकि मल्टीप्लाई कर रहा होंगी. एंड DNF डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मतलब फैला रहे हैं. मतलब अपन मतलब इधर भी फैला रहे हैं, इधर भी फैला रहे हैं. ऐसे याद करूँगी ये कंप्रेस कर रहा है, ये कंप्रेस कर रहा है दोनों. which way you think is more suitable for you to understand, learn as per that, memorize it. कि ध्यान रहे कि मतलब एग्जाम में कंफ्यूज ना हो कि कौन सा SOP आ जाता है, कौन सा POS आ जाता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो गिवन एक्सप्रेशन इज f of x y z. ओके, नाउ x पर z का होल बार प्लस. तो यहाँ पे अपन को डी मॉर्गन यूज़ करना पड़ेगा. डी मॉर्गन इज नथिंग बट a बार प्लस b बार. डी मॉर्गन्स थ्योरम यूजिंग डी मॉर्गन्स. सो व्हाट वी कैन डू हियर, f जो होगा ये होगा x प्लस ये जो x बार प्लस का होल बार, यहाँ पे प्लस की जगह पे डॉट आ जाएगा इनटू में होल बार प्लस z. अब इसको दूसरे तरह से खोलें तो ये कुछ ऐसा खुलेगा, x प्लस वाई बार. ठीक है, इसको खोले x प्लस z बार. राइट, नाउ व्हाट वी कैन डू हियर, अब इसको थोड़ा सा खोल देते हैं. मतलब x प्लस x क्या होगा बुलियन एक्सप्रेशन में. तो ये x z बार प्लस y. राइट, नाउ we will see the x is also x. Now you will also see
कि वाई एक्स, अब इसको पकड़ दे इन दोनों को, तो दिस विल बी नथिंग बट वाई बार प्लस जेड बार प्लस एक्स, दिस इज नथिंग बट ये वाला आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ए प्लस सी, ये वाला आइडेंटिटी यूज़ किया है। बस यही यूज़ करना है अपन को। ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। तो अगर इसमें अपन एक्स कॉमन कर ले तो ये वन प्लस जेड इज नथिंग बट वन प्लस जेड बार, और यहाँ से आ जाएगा अपन के पास एक्स। अब चूँकि यू विल सी दैट, सॉरी ये यहाँ पर जेड आएगा, तो जेड प्लस जेड बार इज वन। ये सारा मैं ये लिख रहा हूँ, वन प्लस जेड बार इज वन, ठीक है, ये वाई बार जेड। ओके, नाउ अगर हम इसमें से वाई बार निकालें, I think I did some error, यहाँ पे था तो यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा और यहाँ भी नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। सो अब क्या करें कि इसमें से y निकाल लें, इसमें से y निकालेंगे तो y वन प्लस एक्स जेड, दिस विल बिकम समथिंग लाइक वन हो जाएगा, ये x प्लस वाई प्लस जेड, दिस इज f, राइट। अब क्या कहते हैं ना कि अब हमारे पास ट्रूथ टेबल बनाने में बहुत ही आसान होगा, लाइक इट विल बी नॉट बी डीलिंग विद दीज कॉम्प्लेक्स टर्म्स, बुलियन एक्सप्रेशंस, so it will be easier for us to draw the truth table. So truth table, इसका करने का तरीका दो तरीके से हो सकते हैं, either you can use truth table or I will be discussing another method which in the later part of the video. So x y z, इसमें बनाते कैसे हैं कि इसको चार, जैसे कि 2 की पावर 3 डालो तो दिस इज 8, तो 8 का आधा बार मतलब 8 का आधा 4 बार 0 4 बार 1। अब यहाँ पे हमने 4 बार 0 डाला था, अब यहाँ पे डालो 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, ये मैंने लगाया ताकि मतलब आइडेंटिफाई करने में आसान रहे और मतलब एक हौच पौच ना जाए, मतलब मुझे अलाइनमेंट करने में आसानी मिले। अगर यहाँ पे 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ना व्हाट वी कैन, हम यहाँ से बोलेंगे अब इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का मतलब क्या हुआ कि मतलब कोई भी एटलीस्ट वन ऑफ देम अगर 1 हो जाए तो 1 हो जाएगा f। ये तो कभी होगा नहीं, ये भी 1 ये भी 1 ये भी 1, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1 है, यहाँ पे एक 1। सो दिस इज आवर ट्रुथ टेबल फॉर द गिवन एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव टू फाइंड द DNF फॉर्म। DNF फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें मतलब समझ में नहीं आता है, तो DNF फॉर्म। सो यू विल सी कि F जो है 1 कहाँ का हो रहा है, जैसे कि इसको मैं बोल देता हूँ कि रो नंबर बोल देता हूँ, रो नंबर। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, दिस इज 8। सो F जो है वो 1 कहाँ है, तो F जो है वो 1 है। बेसिकली आई एम रिमाइंडिंग यू, DNF इज नथिंग बट सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट जहाँ पे हमने देखा था सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ये प्रोडक्ट हो रहा है, अब यहाँ पे सम हो रहा है, ये प्रोडक्ट है सम है। तो यू विल रियलाइज कि जो F है वो 1 कहाँ का हो रहा है, 1 ये R2 में हो रहा है, ये R3 में हो रहा है, ये R4 में हो रहा है, ठीक है। F को 1 होने के लिए ये चीज़ें कंडीशन अप्लाई होनी पड़ेगी। ये R4 5 में हो रहा है, R6 में हो रहा है, R7 में हो रहा है,
R8 में हो रहा है, ठीक है। ओके, तो अब देखते हैं कि लाइक R2 में कब क्या है कि R2 में जब x बार है, y बार है, z बार है, हाँ, तो R2 का कंडीशन क्या है कि R2 इज़ ज़ीरो, R2 इज़ ज़ीरो इज़ नथिंग बट x बार, y भी ज़ीरो, z। आई होप यू इट मेक्स सेंस टू यू कि क्या है, ये x बार है, x ज़ीरो है, ये भी y बार है और ये z है। R3 में क्या है कि x बार y z बार, x बार y z बार। R4 में देखो x बार y z, R5 में देखो x y बार z बार। R6 में देखो तो x y बार z बार, x y बार z बार। आई होप मतलब मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। x ये चार, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ओ सॉरी, आई नीड टू बी केयरफुल। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 2 में तो हमने सही किया है, 2 में हमने सही किया है, 3 में भी हमने ये x बाहर ठीक है, y है और z बार ठीक है, 4 में भी हमने सही किया है, 5 में भी हमने सही किया है, 6 में हमने गलत किया है। x तो सही है, y बार z, 7 में x y z बार, 8 में x y z। So this is our product, sum of product terms. So sum of product is also known as max, I think max, min में इंटरसेक्शन होता है, मैक्स में, हाँ मिन, दिस इज मिन टर्म। ये भी याद कर ऐसे कर सकते हैं, मिन टर्म्स, सम ऑफ मिन टर्म्स। मतलब बहुत सारी नोटेशन है। मिन टर्म्स में ऐसे याद करते हो कि मिन ऐसे हो जाए, मिन मतलब मिनिमम लाने के लिए आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो दिस हियर इट इज बीइंग इंटरसेक्शन। तो दीज आर इंटरसेक्शन वाला टर्म्स और उनका सम हो रहा है, तो दिस इज सम ऑफ मिन टर्म्स। तो दिस इज द वे टू राइट in DNF फॉर्म। अगेन इससे अपन एक और चीज़ भी फॉलो कर सकते हैं कि लाइक अगर हम इससे सेम ट्रूथ टेबल से अपन CNF भी लिख सकते हैं। CNF कैसे लिख सकते हैं, मतलब मैं इस पर बता रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे हमने DNF पूछा है, यहाँ पे CNF पता है, बट मैं इसके लिए DNF बता रहा हूँ विच यू कैन इम्प्लीमेंट सेम हेयर ऑल्सो। यहाँ पे मैं दूसरा मेथड बताऊँगा ताकि मतलब यू विल हैव 2 डिफरेंट वेज टू अप्रोच अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे C1 क्या होगा, CNF। तो F जो है, F को 1 होना पड़ेगा। F1 कब होगा, लेट सी दिस। F1 कब होगा, अब यहाँ पे F1 कब होगा, कंसेप्टिव फॉर्म में कर दो कि F जब R1 नहीं होगा, जब R1 ये 0 था, R1 का जब R1 जब नहीं होगा तब ये 0 नहीं होगा। बाकी सारे केस में कहने का मतलब ये है कि जब F1 कब होगा, F1 तब होगा जब F की वैल्यू R1 नहीं होगी, रो 1 वाली वैल्यू नहीं होगी, तब ये सारे वैल्यूज़ में F1 होगा इसको छोड़ के। तो R1 के अलावा जो भी हैं वो सारे 1 देंगे। तो R1 में क्या है, R1 में बेसिकली नथिंग बट R1 क्या है, x बार है, x0 है, y0 है एंड z0 है, x0 y0 एंड z0 का होल बार। डिमॉर्गन यूज़ करते हैं अपन, x प्लस y प्लस z। दिस इज sum of this is
प्रोडक्ट ऑफ सम. अब क्या कर सकते हैं ना, ठीक है, ये हो गया. हाँ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम. अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं ना कि लाइक दिस विल गिव अस आवर आंसर कि लाइक इसको प्रोडक्ट ऑफ सम में लिखना हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं. सम ऑफ प्रोडक्ट में लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. दिस इज आवर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, क्योंकि ये वाला एक ही टर्म है. दैट्स वाई दिस इज आवर फाइनल एक्सप्रेशन. दिस इज प्रोडक्ट ऑफ सम. दिस इज CNF फॉर्म. आई होप यू गॉट इट. सो ऐसे अपन लिख सकते हैं. सिमिलरली यू कैन ट्राई दिस एग्जैक्ट मेथड in this wala format too, and hopefully, and if you do calculation correctly and method applies the same logic there also, you will get the same answer here, exact answer. So this was the method 1, to solve through table. Now how we'll be solving using the boolean expressions form. तो अब प्रॉब्लम पार्ट 1 पे आते हैं. अब हम लोग बुलियन वाले एक्सप्रेशंस, बुलियन वाले आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. सो एफ एक्स वाई जेड कॉमा टी वुड इज नथिंग बट एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स बार वाई टी एक्स बार वाई जेड बार. या अब यू विल सी कि मतलब ये यहाँ पर देखेंगे कि ये सॉर्ट ऑफ हम जो चाहते हैं, हमारा काम है कि यहाँ पे CNF लाने के लिए. CNF मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम. तो कुल मिला के ऐसा है, बट ये तो उल्टा है. दिस इज DNF टाइप का बन रहा है. DNF में एडिशन हो रहा है. तो ख्याल क्या आना चाहिए, हमें क्या आना चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं कि लाइक जब हमारे पास कुछ ऐसा हो तो हमको ऐसा चाहिए, प्रोडक्ट में चाहिए, तो हम इसका बार ले लें तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा क्या. तो डी मॉर्गन बेसिकली हमारे पास ख्याल आना चाहिए कि लाइक हमें CNF से DNF में जाना है तो हम उसका बार ले लें तो हमें प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, हमें जो ये प्लस था ये प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, and we'll be getting the summation in A expression also. Let me explain in this problem. You will be realizing कि कैसे क्या हो रहा है. तो अपन अभी भी यहाँ पे 4 टर्म है, बट ये फर्स्ट वाले में 3 ही आ रहे हैं. तो हमें इसको DNF में ले जाना पड़ेगा ढंग से, चारों टर्म इंक्लूड करने के बाद. एक्स वाई जेड टी, इसमें क्या करें कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड टी को इसमें अपन 1 मल्टीप्लाई कर दे तो क्या ही फर्क पड़ता है. 1 इज़ नथिंग बट टी प्लस टी बार. ठीक है, इसमें क्या करिए वाई टी, इसमें 1 मल्टीप्लाई कर दे कैसे, जेड प्लस जेड बार. इसमें मल्टीप्लाई कर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, इसमें टी प्लस टी बार से मल्टीप्लाई कर देते तो इट बिकम समथिंग लाइक दिस. तो अब क्या करें ना, एक्स वाई जेड टी, एक्स वाई जेड टी बार, एक्स बार वाई टी जेड, एक्स बार वाई टी जेड बार, एक्स बार वाई जेड बार टी, एक्स बार वाई जेड बार टी बार. राइट, दिस इज एफ. नाउ अगर हम इसका इन्वर्स ले लें, नॉट ऑफ बार होल बार कर दें, बेसिकली डिमॉर्गन लगा दें, तो वो हाउ इट विल बिकम. सो यूजिंग डिमॉर्गन्स theorem, taking the taking bar on both side, so it will become something like this.
अगर हम इसका देखें तो अब ये इंडिविजुअल पे जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड टी बार। अब ये सारे प्लस वाले मल्टीप्लाई में आ जाएंगे जो हमें चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ सम टाइप का, एक्स वाई जेड टी बार का, ठीक है, एक्स बार वाई टी जेड पर वाई टी जेड बार, ठीक है, एक्स बार वाई जेड बार टी। I hope I'm not wrong with respect to calculation and all. I hope is this fine? It is fine. तो एक्स वाई जेड ठीक है, एक्स वाई जेड टी बार ठीक है, एक्स बार वाई टी जेड ठीक है, एक्स बार वाई टी जेड भी ठीक है, एक्स बार वाई जेड बार टी भी सही है, एक्स बार वाई जेड बार टी बार राइट। तो अब क्या करेंगे, अब इसमें भी डिमॉर्गन लगा सकते हैं, फिर से डिमॉर्गन लगाओ। इसमें डिमॉर्गन लगाएं तो ये हो जाएगा एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार प्लस टी बार, दिस इज एक्स बार प्लस वाई बार प्लस जेड बार, ये टी हो जाएगा ऊपर वाला। फिर नीचे इन प्रोडक्ट में आएगा ये एक्स प्लस वाई बार प्लस टी बार प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस टी एक्स टी राइट, एक्स प्लस वाई बार जेड टी बार, x plus y bar plus z plus t. So this will be our final expression of product of sum. Basically यहाँ पे मैक्स टर्म, ये मैक्स टर्म हो जाएगा, मैक्स टर्म में सम आ रहा है। सो दिस इज आवर प्रोडक्ट ऑफ सम। तो आई होप दिस मेक्स सेंस टू यू। मतलब कुछ टर्म्स कॉमन भी होंगे, यू विल हैव टू सी कि कौन कौन से टर्म कॉमन हो गया, जैसे कि x इंटू एक्स इज़ 1, लाइक ये होता है। तो यू विल हैव टू सी कि कहीं दो टर्म सेम तो नहीं है। दे आर सेम, मुझे दिख रहा है कि ये वाला सेम लग रहा है मुझे। एक दो ये 5 टर्म हो जाएगा कुल मिला के, ये सेम है दोनों, ये सेम है तो दोनों एक ही टर्म है। तो मतलब 2 की जगह पे सिर्फ एक ही लिख दो। ठीक है, आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। तो मतलब कहने का तात्पर्य है कि अब इसको उठा के, मतलब मैं थोड़ा सा पेन यूज़ करता हूँ, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे फाइनली इसको हटा देते हैं, एक ही हटाना पड़ेगा ना। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन, दिस इज POS फॉर्म। POS form basically POS consecutive normal form. Yes. So this is our answer. If you will see कि मैंने मतलब मैंने इस पर टेबल लगा के नहीं किया है, दिस शुड नॉट बी देयर, लाइक मैं सेम चीज़ है बट आई वाज डूइंग डिफरेंटली। सेम वही, अगर मतलब मैं अगर ये वाला सवाल था, अगर मैं उसको, ये जो सवाल था इसमें भी लाइक यू कैन सी कि कुछ टर्म्स कॉमन होंगे। तो एक्स जैसे कि मैं देख सकता हूँ कि लाइक यहाँ पे कुछ कितने टर्म्स आ रहे हैं। जैसे मैंने ये सॉल्व किया, कुछ जो कॉमन टर्म्स होंगे तो एक्स प्लस एक्स इज एक्स ओनली। सो यू विल हैव टू दो टर्म्स को हटा के एक ही टर्म लिखना पड़ेगा। लाइक लेट मी एक्सप्लेन यू। if you observe here कि एक्स बार वाई बार, आई थिंक कुछ वाई बार जेड बार
कुछ कॉमन नहीं होगा क्योंकि सारे टर्म से डिफरेंट ही लग रहे थे। सो लेट मी एक्सप्लेन है कि अब दूसरा मेथड से करते हैं कि लाइक सेम मेथड 2 हमने अप्लाई किया। अब सेम हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड हमने वहाँ भी पाया था, यहाँ भी पाया था। अब यहाँ पे क्या करते हैं ना कि हमें यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए। सम ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा कि हमें सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, चाहने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको 1 की तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 क्या होगा, वाई प्लस वाई बार जेड प्लस जेड बार, जो नहीं है टर्म वो मल्टीप्लाई करा, जेड नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्स नहीं है। सिमिलरली अब यहाँ पे ये एक्स वाई हो गया और एक्स बाई बार हो गया। अब यहाँ पे जेड नहीं है, जेड को क्या कर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो 1 को क्या लिख देते हैं, जेड प्लस जेड बार। तो एक्स प्लस ये हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा खुल के एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार। सिमिलरली डिस वाला टर्म ये वाला सिमिलरली मतलब ऐसे ऐसे चलता जाएगा। तो दिस विल बी आवर DNF which we got same as per the truth table। यहाँ पे 7 टर्म था, यहाँ पे 60 टर्म है, तो देर विल बी सम टर्म कि यहाँ पे कुछ कॉमन हो रहा होगा। तो वी हैव टू सी यहाँ पे जैसे कि हमने करा था ना, यहाँ पे कुछ टर्म कॉमन हो रहा होगा, तो वी विल हैव टू चेक कि कौन सा टर्म कॉमन है। यहाँ पे कुल मिला के वहाँ पे 7 टर्म था, तो यहाँ पे कुल मिला के 2 2 4 2 6 2 8 2 10 तो 12 है। तो मतलब 12 नहीं होगा, कुछ टर्म कॉमन हो रहे होंगे। वी विल हैव टू लुक कि कौन सा टर्म कॉमन है। एक्स वाई यू विल रियलाइज़ कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कॉमन है, तो उसकी जगह पे हम सिर्फ एक लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड। सिमिलरली ओके, ये भी कॉमन है, ओके 3 कॉमन थे, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि जेड बार एक्स बार वाई बार, या ये भी कॉमन है, एक्स बार वाई बार जेड बार, एक्स बार वाई बार जेड बार प्लस एक्स बार वाई बार एक्स वाई जेड बार, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं कि ठीक है, जेड बार वाले कौन टर्म्स कॉमन है। अब ये देखते हैं कि एक्स वाई जेड बार है, ये भी कॉमन है, एक्स वाई जेड बार, ठीक है। अब ये वाला एक्स वाई बार जेड है कि कहीं, ये भी कॉमन है, प्लस एक्स वाई बार जेड, राइट। अब देखते हैं कि एक्स वाई बार जेड बार ये कॉमन है कि कहीं, एक्स वाई बार जेड बार ये कहीं कॉमन नहीं दिख रहा, एक्स वाई बार जेड बार, राइट। तो ये हमने लिख दिया एक्स वाई बार जेड बार। अब इसमें देखिए एक्स बार वाई जेड कहीं कॉमन है क्या, ये भी कोई कॉमन नहीं है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे एक्स बार वाई बार जेड, या तो वी गॉट हियर 7 टर्म्स थ्रू मेथड 2। इन मेथड 1 ऑल्सो वी गॉट 7 टर्म, 4 3 7। सो these are the 2 methods in order to solve the problems. So I hope you understood both of the methods. Even like problem 1 को भी आप you can solve via truth table method. truth table कभी कभी आसान पड़ता है, you will have to practice कि कब आसान पड़ता है, you will have to see when you practice such kind of problem using both method, you will realize कि किसी में ट्रुथ टेबल मतलब ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा टर्म्स के साथ डील नहीं करना पड़ता। जैसे कि यहाँ पे था 7 टर्म, ऑटोमेटिकली हमें ट्रुथ टेबल से दिख रहा था कि 7 टर्म आने ही वाले हैं, इसमें कोई कॉमन नहीं है इस वाले में। वहाँ पे था कि मेरे पास 12 टर्म्स आए, यहाँ पर मैं देखा कि 12 टर्म्स हैं, लाइक दिस इज़ पार्ट 2 मेथड, इसी का कर रहा हूँ मैं मेथड 2 से। तो इसमें हमने देखा कि इसमें 12 टर्म्स आए थे, बहुत सारे टर्म कॉमन हो गए, तो कुल मिला के फाइनली हमें देखना पड़ा कि कौन से टर्म कॉमन हो रहे थे, तो ऐसे। सो वी आर डन। सो लास्ट क्वेश्चन वी हैव, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए लाइक जब भी आने इस टाइप के क्वेश्चन, तो फर्स्टली मतलब कैलकुलेटर का यूज़ करके हमें आंसर निकाल लेना चाहिए कि लाइक इसका एग्जैक्ट आंसर क्या कर रहा है।
कि इफ़ यू विल सी द PYQs का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे उन्होंने सिखाया है कि कैसे ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का अपन डायरेक्टली रूट निकालते हैं। अगर आप डायरेक्टली रूट निकाल लो ना, तो फ़ायदा ये हो जाता है कि मतलब हमें इनिशियल गेस लेने में आसानी होती है। लाइक इन केस ऑफ रेगुलर फाल्सी, सॉरी न्यूटन रैप्सन में पहले गेस मांगते हैं। गेस अगर यूज़ करते हैं न्यूटन रैप्सन में, एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एफ समथिंग, तो ये जितना एक्शन जो इनिशियल जितना क्लोज होगा अपने एक्चुअल आंसर से, एक्चुअल रूट से, विल बी मच फास्टर, विच विल बी मच फास्टर इन टर्म्स ऑफ रीचिंग द एक्चुअल सोल्यूशन। तो हमें पहले ही हमें एक रफ में निकाल लेना चाहिए कि इसका रूट क्या आ रहा है। तो इफ़ यू विल फाइंड द रूट यूजिंग जो वीडियोज उन्होंने डिस्क्राइब किया है, तो रूट जो आता है कैलकुलेटर की मदद से ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का, यहाँ पे आता है 1.919575। यहाँ पे तो एक्चुअली हमें इंटरवल दे रखा है। कई बार हमें खुद से इनिशियली गैस लेना पड़ता है, तो अपन गैस स्मार्ट ले थोड़ा सा कि क्या गैस ले, ताकि हम जल्दी अपन फाइनल आंसर पे पहुँच पाए। ये सिमिलरली गॉस सेडल में देख लो, गॉस सेडल में अपन को मैट्रिक्स सॉल्व करते थे, मैट्रिक्स का सॉल्यूशन भी अपन निकाल सकते हैं कैलकुलेटर की मदद से। जैसे कि 2 1 1 आ रहा है, तो यू शुड टेक 2 1 2 आ रहा है, तो यू शुड टेक इनिशियल गेस एज 2 ऐसे 2 0 0 लो, ताकि हमें पहले 2-3 इटरेशन में मिल जाएगी ये आंसर आने वाला है। तो कैलकुलेटर हमें आसान कर देगा हमारे इटरेशन को, नंबर ऑफ रिड्यूस कर देंगे उनकी इटरेशंस। सो इसका हमने कैलकुलेटर से डायरेक्टली ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का हमने रूट निकाला, तो ये आ गया। बस हमें पता है कि ये रूट आने वाला है, तो वी कैन ऑल्सो बी डबली एश्योर्ड कि मतलब जो हमारा रूट्स आया है, जो हमारा फाइनल आंसर है रेगुलर फाल्सी मेथड के थ्रू, दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट। सो अब कैलकुलेटर मैं से चलाना सिखा रहा हूँ कि कैलकुलेटर चलाते कैसे हैं। इफ यू रियलाइज कि इसको अपन बोल देते हैं कि इसको बोल दिया अपन ने से इट इज़ एफ ऑफ एक्स। रेगुलर फाल्सी में होता क्या है, पहले तो एल्गोरिथम ही समझते हैं कि रेगुलर फाल्सी क्या होता है। रेगुलर फाल्सी में कैसे एल्गोरिथम अप्रोच करते हैं कि रेगुलर फाल्सी इज़ नथिंग बट x1 x2 पे हमें वैल्यू पता है f ऑफ x1 f ऑफ x2, राइट। तो x3 जो इनिशियल जो तीसरा गेस आएगा वो कैसे निकालेंगे, दैट इज़ नथिंग बट x2 f ऑफ x1, सॉरी ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, माइनस x2 f ऑफ x1 सब्सट्रैक्टिंग f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1, ये तीसरा गेस आएगा। एंड वी विल हैव टू चेक साइन। लेट्स से कि इस पे नेगेटिव है, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है, तो वी विल हैव टू चेक साइन। अगर f ऑफ x3 अगर ग्रेटर देन 0 आया, तो अपन हमारे पास x2 से बेटर वैल्यू मिल गया, जो कि हमें क्लोजर टू 0 ले पाएगा, क्लोजर टू 0 रूट ऑफ इक्वेशन ले पाएगा। तो हम लोग रिप्लेस करेंगे इसमें x2 को हम लोग रिप्लेस करेंगे x3 से। बेसिकली x2 में हम लोग x3 का वैल्यू डाल दिया। एल्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी होगी C++ में, तो वी नो कि हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन लिखते थे, तो सिमिलरली हम लोग यही करेंगे। हमने फिर अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये ग्रेटर देन से लेस देन है, तो इट विल बी x1 जो कि में हमें x3 की वैल्यू फीड करेंगे। सेम यही इटरेशन फॉलो करना है एंड विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। सो अब कैलकुलेटर पे चलते हैं कि कैलकुलेटर में हमने सीख लिया कि कैलकुलेटर क्या होता है, कैलकुलेटर से कैसे एल्गोरिथम सीख लिया कि एल्गोरिथम ये होता है। फाइन ना, राइट। हम क्या करते हैं कि इसको बोला c इज इक्वल्स टू ओके log 10 जो मेरा गिवन है, log 10 2a, ये इक्वेशन लिखनी होगी कैलकुलेटर में, -a² + 3 = 0।
इक्वल्स टू ऐसा ही होगा, मतलब एक मिनट डी लिख दो। अब ए बी क्या है, मैं आई विल लेट यू नो। log 10 2b प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस सी। अब ये हो गया। अब दूसरा वेरिएबल लो, दैट इज e will be coming out from ad is nothing but x1, d would be f of x2। ये कॉरस्पॉन्ड कर रहा है a इज़ नथिंग बट इनिशियल गेस जो हमने x1 के लिए लिया है। ये d हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा। तो ad माइनस बी सी और d माइनस सी। ए इनिशियल गेस होगा जो कैलकुलेटर हमसे मांगेगा कि क्या आप इनिशियल गेस मांग दे रहे हैं ए के लिए और बी के लिए। अगर हमने ए दे दिया तो हमारे पास सी आ गया है, हमने बी दे दिया तो हमारे पास डी आ गया है, राइट। अब इसी के अब एफ अब सेम चीज़ करेंगे। एफ निकाल लो, लॉग ऑफ 10 ट्वाइस ऑफ ई प्लस 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 3। तो अब यहाँ पे चेक करेंगे वही कंडीशन लगा के कि वो ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 0 है। लेट मी एक्सप्लेन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। लाइक ग्राफ टेबल बनाते हैं कि कैसा लिखना कैसे अपन को। तो कैलकुलेटर में हम ये डालेंगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 हुआ तो अपन रिप्लेस करेंगे। जैसे कि लेट्स से मान लेते हैं फॉर अज्यूम कि ये लेस देन 0 था, ये ग्रेटर देन 0 है। बट इस केस में अगर हम देखें तो ये उल्टा आता है। 0 पे ये अगर 0 डाले तो ये 0, ये पॉजिटिव है, तो ये उल्टा आ जाता है। तो उल्टा ही केस मान के चलते हैं, ये ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हम सी को रिप्लेस करेंगे, सी में पुट करेंगे वैल्यू डी की। एल्स अगर लेस देन 0 है तो हम डी हम लोग सी में वैल्यू पुट करेंगे ई के। मतलब हम जब सी का वैल्यू जब मांगने आएगा, सॉरी मैं गलत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए में जो इनिशियली गेस था ये वाला, ए में ई की वैल्यू पुट करेंगे, एल्स बी में ई की वैल्यू पुट करेंगे। आई होप कन्फ्यूजन नहीं है अब, क्योंकि कैलकुलेटर में हमारे कैलकुलेटर हमसे हमेशा ए और बी की वैल्यू मांगेगा। सी तो उसे कैलकुलेट करेगा, तो सी की वैल्यू हमें नहीं देनी है, डी की वैल्यू हमें नहीं देनी है, हमें देनी है ए और बी की वैल्यू। तो ये जब 0 से बड़ा होगा तो हम ए को रिप्लेस कर रहे होंगे। आई होप इट मेक्स समवट सेंस टू यू। तो थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ कि लाइक इटरेशन कैसे करते हैं। इसमें डालो कि x0 x1, यहाँ पे डालो एफ ऑफ x0 रेगुलर फालसी एफ ऑफ x1, राइट। अब क्या करो कि x2 निकाल लो, ये एफ ऑफ x2 निकाल लो। और लास्ट में हम लिख सकते हैं कि शायद थोड़ा सा जगह स्पेस बढ़ा सकते हैं। ये बढ़िया पॉइंट है लाइक आईपैड का एक्शन। अगर हम एक्शन को ले 0, इसको ले 3, तो इट कम्स आउट टू बी एफ ऑफ 0, ये 3 आता है, ये f1 आता है माइनस 5 पॉइंट समथिंग आता है। हम वी ऑल्सो माइंड इट कि हमें 6 डेसिमल प्लेस तक लाना है। तो कैलकुलेटर में 6 डेसिमल प्लेस तक फिक्स करो कि फिक्स इट कि हाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर दिस प्रॉब्लम अप टू 6 डेसिमल प्लेस। 5.154, मतलब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि क्या था मेरे पास वैल्यू। कुछ के मैंने वैल्यू कैलकुलेट किए थे टू चेक कि आ रहा है। x2 कर कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी गिविंग आउट समथिंग लाइक 1.03 631। इसका वैल्यू कैलकुलेट करा तो 2.28 8134। So it will be something like this, and this is positive. तो पॉजिटिव है तो हमारे पास अब हम ये x0 को रिप्लेस करेगा x2 में, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.
1.103631 x1 की वैल्यू एज इट इज़। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 2 पॉइंट समथिंग 2.28, ये वाला वैल्यू 8134, ये वाला वैल्यू सेम। अब x2 कैलकुलेट किया तो 1.68, 6611। अब यहाँ पे x2 कैलकुलेट किया तो 796143। सिमिलरली कोई भी सेम स्टेप चलेगा, मतलब यही ऑपरेशन होगा। 1.68 661 6611, ये भी 3, ये तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ। ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ गया। x2 आएगा यहाँ से 1.86 2319, यहाँ पे आएगा 0.206 135। अभी भी ज़ीरो ही है तो कोई भी आप सेम ऑपरेशन करते हो। यहाँ पे आ जाएगा 1.86 23 9, यहाँ पे 3। सेम प्रोसेस इटरेशन करते रहना है तो यू विल बी गेटिंग द फाइनल आंसर। आई एम राइटिंग द फाइनल आंसर डायरेक्टली। ये वाला वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। x2 विल कम आउट टू बी 1.90। कैलकुलेटर की मदद से बहुत ही सरलता से हो जाता है, तो इट विल बी नॉट दैट मच पेनफुल। 258 सिमिलरली सेम ऑपरेशन होगा। तो 5 इटरेट इट, कुछ कुल मिला के 8वां 9वां इटरेशन में आता है समथिंग। x की जब वैल्यू यहाँ पे लेट्स से आती है 1.919575, अगर सेम इटरेशन अगर नेक्स्ट इटरेशन भी करें तो वो सेम वैल्यू आएगा। अगर दोनों का वैल्यू सेम आता है, ये लेट्स से nth इटरेशन है, ये n-1th इटरेशन है, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज आवर रूट। Therefore x is equals to 1.919575 is the root of equation of fx. I hope you got it. So thank you all.